आइए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। देखिए, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिस भवन या इमारत में स्थित है उसको पीस पैलेस या शांति भवन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हेग जो नीदरलैंड्स की वास्तविक राजधानी है और नीदरलैंड्स जो है यूरोप का देश है। देखिए, इसके बारे में एक फैक्ट्स और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिवेशन छुट्टियों को छोड़कर हमेशा चालू रहता है, यानी कि कार्रवाई जो है कभी भी हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 26 जून 1945 को कैलिफोर्निया में हुई थी। और आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो देशों के मध्य विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर निर्णय देता है या अपना राय देता है। देखिए, और आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आया और अंतर्राष्ट्रीय की आधिकारिक बैठक जो है डेन हेग में होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक बैठक होती है वो डेन हेग में होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 193 देश जो है सदस्य हैं। और आगे बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है वो 5 अध्याय और 79 अनुच्छेद है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में जो है 5 अध्याय और 79 अनुच्छेद हैं। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष जो हैं वो है जोआन डोनोग हैं, जो अमेरिका के हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं वहाँ का टॉपिक्स। देखिए, यहाँ पे भी नोट्स देखते हैं, स्टडी करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इसके संरचना के बारे में इसमें बताया गया है कि कुल जो है 15 न्यायाधीश हैं, जैसा कि बताया पहले। और कार्यकाल जो है 9 वर्ष का है। और तीसरा है इसमें नियुक्ति क्षेत्रानुसार होता है, यानी कि एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। इसमें नीचे है कि एक देश के जो है 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। और इसके बारे में आगे बताया गया है क्षेत्राधिकार के बारे में। देखिए, अनिवार्य क्षेत्राधिकार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित विवादों का समाधान करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि यूनाइटेड कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। और दूसरा है इसमें कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कंसुलर एक्सेस। और दूसरा पॉइंट इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विवादों का समाधान के बारे में इसमें 1-2 करके बताया था, ए बी। और दूसरा है इसमें सिंधु जो नदी जल संधि के बारे में। और देखिए, परामर्शकारी क्या है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी न्यायालय से परामर्श ले सकती है। इसका जो है परामर्शकारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी न्यायालय से परामर्श ले सकती है। और देखिए, इसका प्रभाव क्या है इसके बारे में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय देखिए जो विवादरत पक्षों पर बाध्यकारी माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय महाशक्तियों के लिए निरर्थक होता है और वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि नैतिकता ही होती है। और आगे देखते हैं कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है इसके बारे में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बहुमत तथा सुरक्षा परिषद के सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सदस्य को महासभा में बहुमत प्राप्त हो गया। देखिए, ये भारतीय थे दलवीर भंडारी, लेकिन सुरक्षा परिषद द्वारा इंग्लैंड के न्यायाधीश ग्रीनवुड का समर्थन किया गया। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।
देखिए और आगे है इसमें, परंतु इस संयुक्त बैठक से पहले ही इंग्लैंड के न्यायाधीश ने अपना नाम वापस ले लिया और दलवीर भंडारी न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित हो गए और इसे भारत की कूटनीति विजय माना गया और यह भारत के विश्व में बढ़ता प्रभाव का संकेत है, जिसमें भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की सदस्यता का भी दावा भी शक्तिशाली हो जाता है। और देखिए महासभा, यहाँ पे है महासभा के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक संस्था है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि सभी सदस्य को समान मताधिकार प्राप्त है। और तीसरा है कि सितंबर में प्रत्येक वर्ष बैठक होते हैं। और चौथा पॉइंट है इसमें कि इसके अंदर समितियां हैं एवं सम्मेलन भी होती है। और इनके कार्य क्या है इसके बारे में देखते हैं कि निर्वाचन जो है सुरक्षा परिषद की सहमति से बजट पारित करती है। और तीसरा है विभिन्न प्रकार का प्रस्ताव पारित करता है। और समस्या क्या है इसके बारे में देखते हैं कि आर्थिक मुद्दे को महासभा से हटा दिया गया। देखिए विकसित देशों के द्वारा जो है आर्थिक मुद्दे को महासभा से हटा दिया गया और महासभा को शक्तिशाली बनाने से संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावशाली बनेगा और दलवीर भंडारी का निर्वाचन महासभा के प्रभावशाली समर्थन के कारण संभव हो सका। देखिए और आईकैन के द्वारा विश्व में परमाणु हथियार को समाप्ति के लिए सभी देशों का समर्थन का आह्वान किया। देखिए परमाणु हथियार को समाप्ति के लिए सभी देशों के समर्थन का आह्वान किया। और नेक्स्ट है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है, इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में कि विश्व से जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति में, और दूसरा है परमाणु हथियारों के अप्रसार में महासभा के निशस्त्रीकरण समिति द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया। और तीसरा है शीत युद्ध के बाद युग में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की नवीन भूमिका उभर रही है, जिसमें ए है बताया गया सतत विकास लक्ष्य और बी है पर्यावरणीय रक्षा। ए क्या है सतत विकास लक्ष्य और बी है पर्यावरणीय रक्षा के बारे में। और चौथा पॉइंट है इसमें मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय आधारों पर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं और राज्य के अंदर भी दखल दी जा रही है। और पांचवा है आतंकवाद के विरुद्ध और छठवां है महिलाओं का मुद्दा विश्व के सामने आया। और निष्कर्ष क्या है इसका, ये इसके बारे में स्टडी करते हैं कि वर्तमान उदारीकरण भूमंडलीकरण के दौर में आतंकवाद, पर्यावरण और गरीबी जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका सामूहिक समाधान ही संभव है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए अब इससे क्वेश्चंस कैसे राइज हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं। कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सामाजिक संगठन है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न के बारे में देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यमान समस्याओं का भी उल्लेख कीजिए। और तीसरा है हमारा यहाँ पे प्रश्न कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत के दावों के आधार का वर्णन कीजिए और भारत की सदस्यता में विद्यमान मुख्य बाधाओं का भी परीक्षण कीजिए। और देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा दिए गए प्रमुख योगदान की चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि वर्तमान जो शक्ति संघर्ष के युग में यूएनओ द्वारा निर्मित सामूहिक सुरक्षा विफल हो चुकी है। यूएनओ के समक्ष वर्तमान में विद्यमान चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इससे बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।